फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम लोग अपने रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ में कहाँ देख सकते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है इंटरफेरेंस इन सोप फिल्म्स या इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो ये जो आप बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर देख रहे हैं ये सोप बबल है, और इस सोप बबल में इंटरफेरेंस के कारण आप डिफरेंट कलर देख रहे हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, यही हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो ये इतना खूबसूरत सा सोप बबल देखिए, ये बिल्कुल ये ग्लोब जैसा लग रहा है। एक्चुअली में ये भी एक सोप बबल है। इस सोप बबल में इंटरफेरेंस के कारण डिफरेंट कलर पैटर्न्स या डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बन रही है। तो ये क्यों बनता है मैं अभी बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई थिन फिल्म है और जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं कि सनलाइट ही आ रही है। तो क्या होगा, सनलाइट यहाँ से आएगा। सनलाइट जो आ रहा है तो उसका कुछ पोर्शन तो ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लाइट रे आया, ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कुछ पोर्शन अंदर भी जाएगा रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण जो पोर्शन अंदर जाएगा वो नीचे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, ये आपकी सुंदर सुंदर आंखें हैं, तो जब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको दो डिफरेंट लाइट रेज मिल रही हैं। ध्यान दीजिए, आपकी आंखों को दो डिफरेंट लाइट रेज मिल रही हैं। दो लाइट रेज हैं। अब इनमें अगर कुछ फेज डिफरेंस वगैरह होगा तो उसके कारण इंटरफेरेंस पैटर्न बन सकता है। तो सोचने वाली बात है कि इन दोनों लाइट रेज में फेज डिफरेंस क्यों होगा। फेज डिफरेंस इसलिए होगा कि ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो डिफरेंट पाथ लेंथ कवर कर रही हैं। ऊपर वाला जो BC है देखिए सीधे यहाँ से B से C चला गया, लेकिन जो नीचे वाला लाइट रे है ना वो तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस B से पहले D आया, फिर D से E गया, तो ये एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है। यानी कि दोनों लाइट रेज में कुछ पाथ डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये विड्थ t है। और अगर आप मान लेते हैं कि ये जो लाइट रे है ये नियर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, मतलब कि ये नॉर्मल के बिल्कुल पास है, तो आप एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 2 × n × t। ये हुआ एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कवर्ड बाय दिस लाइट रे। ये जो दूसरा नीचे वाला है ना EF। अब आप कहेंगे कि ये 2 × n × t कैसे हुआ, ये तो कुछ ये स्लांटिंग है, ये बिल्कुल ये वर्टिकली ऐसे तो नहीं है। बिल्कुल सही आपका सोचना है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। किस केस में, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लाइट रे है ना बिल्कुल इस नॉर्मल से नज़दीक सट के आ रहा है। ठीक है, उस केस के लिए। अगर आप उस केस की बात नहीं कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फार्मूला चाहिए कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो इस लेवल पे तो एग्जैक्ट फार्मूला आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल अगर मान लेते हैं थीटा बनता है, तो एग्जैक्ट इसका पाथ लेंथ हो जाता है 2 × n × t कॉस थीटा हो जाता है। ये कुछ आप ज्योमेट्री वगैरह करेंगे तो उससे आ जाएगा, कभी आपको पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ डिटेल में। लेकिन बेसिक फंडा ये समझिए कि EF जो नीचे वाला लाइट रे है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कुछ कवर किया, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2nt के बराबर है। अब आप कहेंगे आपने n इसमें क्यों घुसा दिया, वो इसलिए, ध्यान रखिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो 2t है, लेकिन किस मीडियम में कर रहा है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो 2t तो हो गया ज्योमेट्रिकल लेंथ या पाथ लेंथ, लेकिन क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाले मटेरियल में हो रहा है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 2t × n, इसलिए हमने यहाँ पे 2nt किया है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। तो इन दोनों लाइट रेज के बीच में ये 2nt इतना पाथ डिफरेंस है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाए, इस केस में n नहीं हम लोग m लेते हैं, वेयर m इज एनी इंटीजर, 0 1 2 कोई इंटीजर है, 0 +-1 +-2, तो उस केस में जनरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ब्राइट फ्रिंजेज मिलती हैं। लेकिन इस केस में ये ब्राइट फ्रिंज मिले ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, उसका भी एक कारण है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए ये एयर है, ये फिल्म है, इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कुछ ज़्यादा है,
तो ये जो लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें एक फेज डिफरेंस आएगा, वो मैं अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा। यानी कि मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2nt इक्वल टू m लैम्डा होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर ये फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, जो कि नॉर्मली होता ही है, तो आप देखेंगे कि 2nt इक्वल टू m लैम्डा करने में आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और 2nt इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा जब हम लोग लिख सकते हैं उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये कंडीशन क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, अगले पार्ट में हम लोग इसी को समझेंगे। लेकिन बेसिक फंडा तो ये समझिए कि दोनों लाइट रेज में कुछ पाथ डिफरेंस है, उस पाथ डिफरेंस के कारण एक फेज डिफरेंस आएगा, और ये कंडीशन होता है कि अगर 2nt इक्वल टू m लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए, और अगर 2nt इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए। तो कलर्ड फ्रिंजेज क्यों बनती है? कलर्ड फ्रिंजेज इसलिए बनती है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव हुआ, इसका मतलब वो कलर दिखेगा और बाकी सारा कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए क्या है, लाइट रे आ रही है ना, और लाइट रे जो वाइट लाइट होता है उसमें विबग्योर के कारण बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अब कोई एक पर्टिकुलर थिकनेस t हो सकता है जिसके लिए लैम्डा मान लेते हैं कि रेड कलर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है। इसका मतलब अगर आप फिल्म को देखेंगे इस विड्थ के लिए तो रेड कलर दिखेगा, बाकी सारा कलर नहीं दिखेगा। तो इसीलिए कलर्ड फ्रिंजेज होती हैं। और कलर्ड फ्रिंज होने का दूसरा कारण ये भी है कि सोप फिल्म में हर जगह तो डिफरेंट विड्थ हो जाता है, यानी कि टी की वैल्यू भी चेंज कर रही है। देखिए सोप फिल्म में क्या हो रहा है, ये टी भी अलग अलग है, तो जब टी अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है, तो हर अलग अलग पॉइंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। इसलिए जैसे जैसे सोप फिल्म का थिकनेस चेंज हो रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए हो सकता है कि वो लाल दिखे, किसी दूसरे पर्टिकुलर थिकनेस के लिए वो ग्रीन दिख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। तो ये बेसिक फंडा होता है कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस क्यों होता है और हमें कलर्ड फ्रिंजेस क्यों दिखती हैं। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड लोअर सर्फेसेज ऑफ द फिल्म कम टुगेदर इन द आई एट पी एंड अंडरगो इंटरफेरेंस। Some colors interfere constructively and others destructively, creating the color bands we see। यानी कि कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो वो दिखेगा, उसी थिकनेस पे कोई दूसरा पर्टिकुलर वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो वो नहीं दिखेगा। तो हमें पूरे सोप फिल्म में डिफरेंट थिकनेस के लिए डिफरेंट कलर्स दिखती हैं। और ये जो मेथड है इंटरफेरेंस का, इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। पिछला जो मेथड था, जो YDSE वाला मेथड था, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने कहीं पे एक टर्म ऐसा ही लिखा था, उसको मैंने कहा था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें एक सोर्स S था, इससे जो वेव फ्रंट निकल रहा था उसी को वेव फ्रंट को हमने दो सोर्सेज S1 और S2 में डिवाइड कर दिया था। तो YDSE जो होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस। ये क्या है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एक लाइट रे जो आ रही है तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड हमने क्या किया, ऊपर वाले रे में चला गया रिफ्लेक्टेड में, बाकी जो एम्पलीट्यूड बचा वो नीचे ट्रांसमिट हुआ, फिर दोबारा यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। यानी कि क्या हुआ, इंसिडेंट रे जो आया उसका कुछ एम्पलीट्यूड इस वाले रिफ्लेक्टेड रे में गया, BC में गया, और कुछ एम्पलीट्यूड इस EF रे में गया। यानी कि इंसिडेंट रे का जो टोटल एम्पलीट्यूड था, टोटल इंटेंसिटी था, थोड़ा सा वो BC में गया, थोड़ा सा वो EF में गया। यानी कि क्या हुआ, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे अगर फेज चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब भी लाइट रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, N1 और N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 इज़ लेस देन N2, यानी कि ये एयर है, ये मान लेते हैं कि ग्लास है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट रे आता है तो ऑब्वियसली लाइट रे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होना ही है, कुछ ट्रांसमिट भी होगा, उसको अभी हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो तो अलग कहानी है। लेकिन जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल रीज़न मैं अभी बताऊंगा। तो ये तो हुआ जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। इसी का ठीक उल्टा हो जाता है कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से, देखिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ग्लास से अगर वो एयर में आ रहा है
तो यहाँ पर नो फेज चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए N1 क्या है, ग्लास है। N1 जो ग्लास का है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ये अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू ग्लास कम होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी डेंसर मीडियम से टकराएंगे, आप मतलब लाइट रे, तो 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपने ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग में देखा होगा। बिल्कुल देखिए वही चीज़ है ना। जब हम लोग ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात करते हैं, जैसे यहाँ से एक इंसिडेंट वेव आ रहा है, एक पल्स आ रहा है, तो अगर ये वाला स्ट्रिंग मोटा ताज़ा है, तगड़ा स्ट्रिंग है, यानी कि ये डेंसर है, इसके म्यू ज़्यादा है, मास पर यूनिट लेंथ इसका ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ ना। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए ये मीडियम क्या है, लाइट है, रेयरर है, ठीक है, हल्का फुल्का मीडियम है। ग्लास क्या है, तगड़ा है, एयर से तो तगड़ा ही होता है। तो क्या हुआ, जैसे ही आप एक डेंसर मीडियम में गए तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखिए रिफ्लेक्टेड पल्स, ये क्या है, इन्वर्ट हो गया ना। इन्वर्जन का मतलब 180 डिग्री फेज चेंज। और इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, जो कि मैंने ट्रांसवर्स वेव वाले चैप्टर में डिराइव भी किया था, कि इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। वो क्या हो जाता है, V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1, वेयर V2 इज स्पीड ऑफ द वेव इन सेकेंड मीडियम और V1 है स्पीड ऑफ द वेव इन फर्स्ट मीडियम। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, यानी कि V2 क्या है, कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन ग्लास एज कंपेयर टू एयर, तो V2 कम हुआ V1 से, यानी कि ये पूरा चीज़ R क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया, इसका मतलब 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ। और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है वो होता है 2V2 बाई V2 प्लस V1। इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि जेईई एडवांस लेवल पे कभी भी इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए, लेकिन ये बेसिक फंडा याद रखिए। इसको मैंने डिटेल में ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग उस वाले चैप्टर में भी समझाया था कि ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहाँ से आता है, कैसे आता है। इससे आप देख सकते हैं कि V2 अगर V1 से कम है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम वो कम है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, यानी कि 180 डिग्री फेज चेंज हो गया। इस वाले केस के करस्पॉन्डिंग देखिए, अगर आपने एक पल्स डाला है, मोटे स्ट्रिंग से जा रहा है और ये पतला स्ट्रिंग है, इसका म्यू कम है, मास पर यूनिट लेंथ कम है, तो देखिए ये इंसिडेंट पल्स है, लेकिन रिफ्लेक्टेड पल्स में कोई इन्वर्जन नहीं हुआ, यानी कि नो फेज चेंज। तो ये सिंपल थियरी वही है जो हमने ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए देखा था। एग्जैक्टली उसी थियरी को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप एक डेंसर मीडियम से टकराएंगे तो खटाक से वो आपके डायरेक्शन को पलट देगा, यानी कि इन्वर्जन हो जाएगा, 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाएगा। इसी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को अगर आप चाहें तो n के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक इंसिडेंट लाइट रे आया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, इसका एम्पलीट्यूड का कोएफिशिएंट AI है, ट्रांसमिशन जो होगा उसका TAI हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा उसका RAI हो जाएगा। R और T की क्या वैल्यू होगी, जो हमने पिछले पार्ट में बताया था, उसी को आप देखिए, AR हो जाएगा N1 माइनस N2 बाई N1 प्लस N2। पिछले पार्ट में हमने इसको V के टर्म्स में लिखा था, तो हमने लिखा था V2 माइनस V1 बाई V1 प्लस V2, लेकिन हम लोग जानते हैं V क्या होता है, इट इज़ C बाई N होता है, तो V2 क्या हो जाएगा, C बाई N2। तो जब यहाँ पर आप V2 की जगह C बाई N2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड, दिस इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई N1 प्लस N2 इंटू AI, यानी कि इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर N1 कम है N2 के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। इसको अगर आप चाहें तो याद करना, याद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, N1 माइनस N2 बाई N1 प्लस N2। इनफैक्ट ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने कोलिजन वाले चैप्टर में अगर देखा होगा कि एक M1 मास का बॉडी है और दूसरा M2 मास का बॉडी है और ये इससे कोलाइड करता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ वैसा ही मिलता फॉर्मूला है। उसी तरह जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उसको अगर हम लोग n के टर्म्स में लिखें तो हो जाएगा 2N1 बाई N1 प्लस N2 AI। अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसी का ऑब्वियसली स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड
वेव क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई n1 प्लस n2 होल स्क्वायर आई नॉट क्या है, इंसिडेंट जो लाइट यहाँ पर आ रहा है उसकी इंटेंसिटी। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स को समझते हैं और इसमें हमने एज्यूम कर लिया है कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस। इस अजम्पशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल बनाते हैं तो ये जो इंसिडेंट रे है ना, नॉर्मल से बहुत ही हल्का सा एंगल बना रहा है, यानी कि ये थीटा एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से बिल्कुल पास सट के ही आ रहा है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जब इसका पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो हमें फिर वो कॉस वगैरह का टर्म नहीं लेना पड़े। तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, तो देखिए ये इंसिडेंट रे आया, आते ही क्या हुआ कि ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, लेकिन क्या है, ये एयर है, ये फिल्म है, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, यानी कि इस रे में क्या होगा, 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। ठीक है, तो ये पहला रे हो गया जिसमें 180 डिग्री का फेज चेंज है। कुछ रे तो अंदर ट्रांसमिट भी हुआ, रिफ्रैक्शन से वो अंदर गया, फिर ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर कोई 180 डिग्री का फेज चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो अभी लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, देखिए इस वाले रे की बात करते हैं, इस वाले रे की। तो लाइट रे डेंसर से रेयरर सरफेस पे फॉल किया, तो यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, उसके बाद ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर भी कोई फेज चेंज नहीं होगा, यानी कि जो सेकेंड लाइट रे आई उसमें कोई फेज चेंज नहीं है। फर्स्ट वाले में 180 डिग्री का फेज चेंज है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 180 डिग्री का फेज चेंज है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि फर्स्ट लाइट रे और सेकेंड लाइट रे के बीच में 180 डिग्री का फेज चेंज है। अब देखते हैं कि दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है। इसका अगर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो ज्योमेट्रिकल पाथ में कितना डिफरेंस हुआ, 2t, क्योंकि देखिए ये वाला जो सेकेंड लाइट रे है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 2t के बराबर है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये तो टेढ़ा थोड़ा सा है तो 2t कैसे होगा, एग्जैक्ट बताइए, तो मैंने बताया ना एग्जैक्ट इसका हो जाएगा 2t इंटू कॉस थीटा आर, वेयर थीटा आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस कॉस थीटा आर को अभी हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो कॉस थीटा आर की वैल्यू 1 हो जाती है। अभी हम लोग क्या लेंगे कि जो पाथ डिफरेंस है इस 1 और 2 में वो कितना है, 2t के बराबर है। और ये पाथ डिफरेंस किस मीडियम में हुआ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यानी कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो गया, 2t इंटू n, यानी कि इस 1 और 2 के बीच में कितना पाथ डिफरेंस हुआ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ में कितना डिफरेंस हुआ, 2t इंटू n। अब ये पाथ लेंथ अगर n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड रेज में कंस्ट्रक्टिव होगा। देखिए n प्लस हाफ लैम्डा, इसको n नहीं m करो भाई, क्योंकि n तो यहाँ यूज हो गया है, तो m क्या है, m इज एन इंटीजर, 0 प्लस माइनस 1, तो m प्लस हाफ लैम्डा में कंस्ट्रक्टिव होगा। क्यों कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि 180 डिग्री का फेज चेंज हो चुका है। तो अगर 2nt, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस फिल्म, अगर 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा तो हम लोग कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर 2nt इज इक्वल टू m लैम्डा तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड रेज। ध्यान रखिए ये 1 और 2 की मैं अभी बात कर रहा हूँ। अगर आप रिफ्लेक्टेड रेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी सुंदर सुंदर आंखें कहीं यहाँ पर हैं और आप यहाँ से ऊपर से अगर आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस, तो ये कंडीशन लगेगा कि 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, तो जो लैम्डा इसको सेटिस्फाई करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव होंगे, यानी कि वो दिखाई देंगे, और जो लैम्डा इसको सेटिस्फाई करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव में चले जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। तो होता यही है सोप फिल्म में कि सोप फिल्म में पहले तो हर जगह टी भी अलग अलग होता है। मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे टी की ये वैल्यू है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर जो लैम्डा इस कंडीशन को ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेगा वो दिखाई देगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हो रहा है, और जो पर्टिकुलर वेवलेंथ नीचे वाले को सेटिस्फाई करेगा वो दिखाई नहीं देगा, और जो वेवलेंथ इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा तो उसका बीच बीच में कुछ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज को देखते हैं ना सोप फिल्म में ऊपर से, तो हम लोग को डिफरेंट कलर पैटर्न दिखता है, क्योंकि हर जगह टी भी अलग है, टी अलग हुआ तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये तो कंडीशन हुआ किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्टेड रेज। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके लिए क्या कंडीशन होगा, ट्रांसमिटेड रेज के लिए, यानी कि अगर मैं अपनी सुंदर आंखों को यहाँ पे रख दूँ तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या कंडीशन होगा,
कंडीशन इसका ठीक पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 3 रे है और 4 रे है, इन दोनों में किसी में कोई 180 डिग्री का फेज चेंज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से एक लाइट रे आई, चलो भाई चलो, अंदर जो रे घुसा उसमें कोई फेज चेंज नहीं है। फिर यहाँ से लाइट रे आई, फिर ये जो इधर आया उसमें भी कोई फेज चेंज नहीं है ना, क्योंकि देखिए ये डेंसर मीडियम से इधर आ गया, ट्रांसमिट हो गया, कोई फेज चेंज नहीं है। ये जो 4th वाला है, देखिए ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से ऐसे गया, यानी कि डेंसर मीडियम से ये रेयर में आ रहा है, तो यहाँ भी कोई फेज चेंज नहीं होगा। फिर ये वापस ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया। तो 3 और 4 जो लाइट रेज हैं इनमें कोई फेज चेंज नहीं है। तो इसमें अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खोजेंगे तो क्या कंडीशन होगा, 2nt = m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, 2nt = m + ½ लैम्डा। तो अगर आप ट्रांसमिटेड रेज इधर से अगर देख रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन पलट जाएगा, और वैसे भी पलटना ही है। सोचिए क्यों पलटना है, लॉजिक लगाइए। लॉजिक सिंपल सा ये है कि कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा, अगर उसका रिफ्लेक्शन साइड में यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की बहुत सारी एनर्जी चली गई है रिफ्लेक्शन साइड में, तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन में तो उसका कंस्ट्रक्टिव फिर से हो नहीं सकता है, क्योंकि वो दोनों तरफ तो नहीं हो सकता है ना कंस्ट्रक्टिव। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है 500 एंगस्ट्रॉन, तो वो अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है रिफ्लेक्शन के साइड में, तो ट्रांसमिशन के साइड में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, वो या तो इधर कंस्ट्रक्टिव करेगा या इधर करेगा। इसलिए ये कंडीशन जो है वो पलट जाता है। या आप उसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझिए कि 180 डिग्री का जब फेज चेंज हो रहा है तो जो कंडीशन रिफ्लेक्टेड रेज में होंगी वो ये हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये होगा, डिस्ट्रक्टिव का ये होगा, और यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड रेज है उसमें कोई फेज चेंज नहीं है, तो कंडीशन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और इस थियरी का रियल लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन तो है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग में। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग क्या है कि मान लीजिए आपको सोलर सेल्स बनाने हैं। सोलर सेल्स क्या होता है, सिलिकॉन सेल्स होते हैं, उसमें लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज अंदर जाता है तो उससे लाइट का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे अंदर जाएँ, यानी कि रिफ्लेक्शन कम हो। तो उसमें रिफ्लेक्शन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से सिलिकॉन मोनोऑक्साइड से कोटिंग कर देते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 3 सर्फेसेज बनी। सबसे पहले तो एयर है जहाँ से लाइट रे आ रही है, फिर यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, और यहाँ पर सिलिकॉन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.5 है। तो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा के लिए अगर हम लोग थिकनेस टी को ऐसा चूज कर लें कि इस रिफ्लेक्शन साइड में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे जो है वो ट्रांसमिट होंगी, रिफ्लेक्शन उसका कम होगा। और वो क्यों हो सकता है, बहुत सिंपल लॉजिक है। लाइट रे देखिए यहाँ से आया, यहाँ से एक रिफ्लेक्ट किया, अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आया, इसलिए 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ। फिर कुछ लाइट रेज यहाँ गई, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे आया, और इसमें भी 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये वाला मीडियम क्या है 1.45, ये है 3.5, तो ये भी हो गया रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी कि इसमें भी क्या हुआ, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं, तो इस 2 में भी 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ। ध्यान रखिए ये जो सेटिंग है वो पिछले सेटिंग से अलग है। उसमें क्या था कि एक रे में 180 डिग्री का फेज चेंज हो रहा था, दूसरे में नहीं हो रहा था। इसमें क्या है 1 और 2 दोनों में 180 डिग्री का फेज चेंज है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 मटेरियल है, एयर का 1 है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का 1.45 है, और इस सिलिकॉन का 3.45 है। अब ये 1 और 2 जो 2 रेज हैं दोनों में 180 डिग्री का फेज चेंज है, यानी कि दोनों फेज में हैं। तो पाथ डिफरेंस किसके कारण होगा, इस थिकनेस के कारण होगा। हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर इसका थिकनेस t है तो दिस 2nt हो गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ में डिफरेंस। और हमें चाहिए क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। अब क्योंकि दोनों 1 और 2 में देखिए कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसका भी 180 डिग्री फेज चेंज हुआ, इसका भी 180 डिग्री फेज चेंज हुआ, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए हमें क्या लिखना होगा, = m + ½ लैम्डा। तो कोई एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए t की ये वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए जिससे हम एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे जो है वो अंदर सिलिकॉन में घुसे, जिससे मेरा इफ़िशियंसी बढ़े उस फोटोवोल्टाइक सेल का, सोलर सेल की इफ़िशियंसी बढ़े। क्योंकि इफ़िशियंसी कहाँ से आएगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे अंदर घुसेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। यानी कि हम चाहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम हो।
तो उस केस में क्या करना होगा, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा। मिनिमम थिकनेस के लिए आप क्या करिए, m को 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2nt इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यानी कि दिस थिकनेस t इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 इंटू n, ये हो गया। इसलिए इस तरह की थिकनेस वाली कोटिंग को कभी कभी क्वार्टर वेवलेंथ कोटिंग भी कहते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, लैम्डा बाई 4 हो गया क्वार्टर वेवलेंथ, और ये n तो रहेगा ही, क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है वो इस मटेरियल में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग में रिफ्लेक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि जो दोनों रेज 1 और 2 आ रही हैं उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हुआ, क्योंकि इस फिल्म का थिकनेस हमने t ऐसा चूज किया कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले कंडीशन को। तो आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह की फिल्म से कोटिंग कर रहे हैं तो जनरली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट घटते घटते 10% हो जाता है, यानी कि 10% लाइट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप ये कोटिंग नहीं करते तो हो सकता है कि 40% या 30% लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे कि आपने तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दिया, फिर भी 10% लाइट क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, मैं वो भी समझा देता हूँ। पहली बात ये देखिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है किसके लिए, एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए। अब जो लाइट रेज आ रही हैं, मान लेते हैं कि अगर ये सनलाइट है तो सनलाइट में तो विबग्योर होता है, विबग्योर मतलब बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ही तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, यानी कि वो पर्टिकुलर लैम्डा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मान लीजिए कि हमने कर लिया कि ब्लू लाइट के लिए, तो ब्लू लाइट का तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, बाकी जो वायलेट और ऑरेंज और रेड लाइट है उसका तो उतने अच्छे से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ लाइट रे तो रिफ्लेक्शन में भी आपको दिखेगा ही। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। आपको याद होगा जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो हमने क्या लिखा था कि आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाती है, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 होल स्क्वायर। ये होता है ना कि अगर दो लाइट सोर्स हैं और दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है तो आई मैक्सिमम में तो होता था रूट I1 प्लस रूट I2 और आई मिनिमम होता था रूट I1 माइनस रूट I2। अब यहाँ से देखिए, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव होने का मतलब क्या है कि आई मिनिमम को हमने 0 कर दिया, लेकिन ये 0 कब होगा, जब ये I1 और I2 दोनों बराबर हों, यानी कि इस फर्स्ट लाइट रे और सेकेंड लाइट रे की इंटेंसिटी बराबर हो। अब ये इंटेंसिटी कभी बराबर हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि सीधा सा लॉजिक है ना। मान लीजिए कि यहाँ से लाइट रे कुछ इंसिडेंट हुआ, उसका मान लेते हैं कि 20% रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये 80% अंदर गया, 80%। इस 80% का कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो बचा मान लेते हैं 70%। फिर इस 70% का कुछ यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर कुछ आया 60%। तो आप कुछ भी कर लें, ये 1 और 2 का इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मटेरियल का n कैसा है, कितना रिफ्लेक्शन हुआ, कितना रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये फर्स्ट रे और सेकेंड रे दोनों की इंटेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल तो होगी नहीं, और अगर ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो आई मिनिमम की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, मान लेते हैं कि अगर सिंगल वेवलेंथ भी है, यहाँ से अगर मैं एक लेजर लाइट डाल रहा हूँ और उसका लैम्डा फिक्स है, तो उस केस में भी कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर जब हम लोग करने जाएंगे तो I1 और I2 फर्स्ट रे का इंटेंसिटी और सेकेंड रे का इंटेंसिटी इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण हमें फ़ायदा तो हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम लोग एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग नहीं लगाते तो 30% या 40% लाइट रिफ्लेक्ट करती। इस कोटिंग को लगाने से 10% या 12% लाइट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि ज़्यादा लाइट कहाँ गया, सिलिकॉन में गया। ज़्यादा लाइट सिलिकॉन सोलर सेल्स में गया तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये कंडीशन हो गया 2nt = m + ½ लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इससे आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को अगर आप चाहें तो अपने कैमरा के लेंस में भी देख सकते हैं। जैसे ये एक कैमरा लेंस है, तो इस लेंस के ऊपर भी, खास करके जो महंगे कैमरे होते हैं उस पर भी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो कैमरा लेंस से घुसकर कैमरा के अंदर जाए, रिफ्लेक्ट वापस नहीं करें। क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो पिक्चर क्वालिटी ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं आएगी। आप तो ये चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो बाहर से आ रहा है, इंसिडेंट लाइट, वो कैमरा के अंदर घुसे। तो कैमरा के लेंस में भी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होता है।
अब आप देखेंगे कि इस एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के कारण ये रेडिश वायलेट कलर का ये दिखने लगता है। अब ये क्यों दिखता है सोचिए, बहुत ही अच्छा इसका भी लॉजिक है। अभी हमने क्या बताया था कि 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा करने से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसमें, रिफ्लेक्शन के साइड में। तो अभी हम लोग इस पर भी जो कोटिंग करेंगे वो क्या करेंगे, ऐसा थिकनेस लेंगे कि 2nt इजकल टू m प्लस हाफ लैम्डा हो जाए। लेकिन लैम्डा क्या लेंगे, मेन प्रॉब्लम तो यही होती है, क्योंकि लैम्डा तो विबग्योर में बहुत सारा होता है। तो जनरली हम लोग जो कोटिंग का थिकनेस ऐसा चूज करते हैं कि क्या हो जाए कि जो सेंट्रल लैम्डा है ना, यानी कि जो सेंटर वाला रीजन है ना, ब्लू ग्रीन येलो, इन सब के आसपास का लैम्डा ले लेते हैं। यानी कि हम लोग लैम्डा की वैल्यू ये अज्यूम कर लेते हैं जो ब्लू का हो या ग्रीन का हो या येलो का हो। वायलेट तो बिल्कुल बहुत कम हो गया, रेड बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो आउटलायर्स हैं बहुत कम और बहुत ज़्यादा वाले, उनको छोड़ देते हैं। सेंट्रल रीजन का जो लैम्डा है उसको लेकर के हम लोग इस इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, इस लैम्डा को लेकर के कैलकुलेशन करते हैं। तो आपने जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो किया उसमें थिकनेस किसके करस्पॉन्डिंग लिया, ब्लू के करस्पॉन्डिंग या ग्रीन के करस्पॉन्डिंग या येलो के करस्पॉन्डिंग। यानी कि इन सब लाइट का, ब्लू ग्रीन येलो, इन सब का तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो वायलेट बच गया या जो रेड बच गया उसका तो डिस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो इक्वेशन लिखा था 2nt इजकल टू m प्लस हाफ लैम्डा, उसमें लैम्डा आपने इस ब्लू ग्रीन और येलो के आसपास वाले वेवलेंथ के लिए अज्यूम कर लिया। तो वायलेट और रेड के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ, यानी कि वायलेट और रेड जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ। तो इसलिए इस कैमरा लेंस को जब आप बाहर से देख रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड साइड से देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे लाइट गया और आप लेंस को बाहर से देख रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड साइड से देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड साइड से आप देखेंगे तो वायलेट कलर हो या रेड कलर हो जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ है वो आपको ज़्यादा मात्रा में दिखेगा। यानी कि ये जो कैमरा लेंस है वो आपको वायलेट या रेडिश कलर का दिखेगा। ग्रीन या येलो, इन सब का तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है, ये सब तो खत्म हो गए। ये सब तो इस एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के कारण उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, वो सब खत्म हो गए, मर गए। बचा क्या, वायलेट और रेड। तो इसलिए ये जो कैमरा लेंस है वो वायलेट रेडिश कलर दिखता है बिकॉज ऑफ एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। अब इस थियोरी पे बेस्ड नॉर्मली कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग या इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पे, लेकिन कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस थियोरी में बेसिक फंडा यही ध्यान रखना है कि कब फेज चेंज होगा और कब फेज चेंज नहीं होगा, बच्चे इसी में उलझ सकते हैं। इसका मैं एक आपको बहुत ही अच्छा थंब रूल भी बताता हूँ कि मान लीजिए कि इस तरह का अगर 3 मटेरियल दे रखा है, तो अगर बीच वाले मटेरियल का जो n है वो ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले के बीच में है, जैसे यहाँ है ना, देखिए वह ये है 1.45, ये है 1, ये है 3.5, यानी कि जो बीच वाला मटेरियल है सबसे ऊपर और इसके बीच में है, बीच में हो गया ना उसकी वैल्यू। तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन साइड में दोनों में फेज चेंज होगा, यानी कि कुछ फेज चेंज नहीं हुआ। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 2nt इजकल टू m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि अगर ये जो बीच वाला मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले के बीच में है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वही कंडीशन होता है कि जो जनरली हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 2nt इजकल टू m लैम्डा किया तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा किया तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। किस केस में, जब बीच वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में हो। यहाँ देखिए 1.45 है, ये 1 है, ये 3.5 है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये मटेरियल कुछ ऐसा हो जाए कि ऊपर वाले का मान लेते थे, ऊपर वाले का मान लेते हैं कि ये 5 रहता, ये बीच वाला 2 रहता और ये वाला हो जाता है मान लेते हैं 1.5। तो इस केस में भी देखिए क्या हुआ, ये जो बीच वाला मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और 5 के बीच में है, तो कंडीशन वही रहेगी जो नॉर्मली होता है। क्या रहेगा, 2nt इज इक्वल टू m लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए रिफ्लेक्शन साइड में, और हो जाएगा 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। तो इसको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक फंडा इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती हैं तो 180 डिग्री का फेज चेंज होना ही है। इस क्वेश्चन में ये हुआ था कि यहाँ भी 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ था, 1 से 1.45 में जब गया,
और यहाँ भी रेयर मीडियम हो गया इसके कंपैरिजन में 3.5 के कंपैरिजन में, तो यहाँ भी 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ था, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों रेज में 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ, यानी कि दोनों फेज में ही है। केवल जो डिफरेंस आ रहा है वो इस एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ के कारण आ रहा है। तो इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए, अब सारा क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर पूछा जाएगा सभी को खटाखट सॉल्व कर सकते हैं। तो लेक्चर के इस पोर्शन तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस पैटर्न को काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझा। लेक्चर के अगले पोर्शन में हम लोग डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा इसलिए समझेंगे क्योंकि डिफ्रैक्शन ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th लेवल पे काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है और उससे क्वेश्चंस भी रिलेटिवली कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में, खास करके जो वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इंटरफेरेंस और YDSE पे बेस्ड ही आता है।